जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा सेट नंबर 23 है। जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप इसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। टेक द व्हील्स, ये सेंटेंस है जिसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। टेक द व्हील्स जो है एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें आपको ऑर्डर की तरह बना सकते हैं। तो इसका यूज दो तरीके से होता है। या तो आप इसे लेट का यूज करके बनाएं या रिक्वेस्टेड टू या ऑर्डर टू। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है सारे वो आपको लेट का यूज करके बनाया गया है। तो लेट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई एजेंट। देखिए, लेट इसमें जो ऑब्जेक्ट है आपका व्हील्स है। लेट द व्हील्स बी टेकन बाय यू, ये जो स्ट्रक्चर है ये थर्ड नंबर ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअली लेट द व्हील्स जो है ये एक इडियम है और इसका मीनिंग होता है टेक कंट्रोल, किसी भी चीज का कंट्रोल अपने अंडर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन बताना है। ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ट्रैप बिसाइड greenhouse gases trapped beside earth atmosphere cause global warming। तो ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसना। तो आप जाल के अंदर फंसते हो ना, कि बिसाइड का मतलब बगल में। अब जैसे ये जाल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई चीज है तो उसे आप बिसाइड बोलेंगे, इधर है ना। तो जाल के अंदर फंसना है, ना कि जाल के बाहर फंसना है। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है, जैसे कि ये आपका अर्थ हो गया और इसके चारों तरफ जो इसका एटमॉस्फियर है, तो इस एटमॉस्फियर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, यानी फंस जाती हैं। तो इनसाइड होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनसाइड। अब यहाँ पे ट्रैप आउटसाइड यानी बाहर, अगर ये एटमॉस्फियर यहाँ तक है और हम आउट का साइड का यूज करते हैं, इसका मतलब बाहर की बात हो रही है ना। तो बाहर चीजें ट्रैप नहीं हो सकती, इसके अंदर ही ट्रैप होने की बात हो रही है। ट्रैप बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब ही उसके बाद होता है, किसी चीज के बाद, परे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। चार वर्ड दिए गए, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, इसमें डबल एम नहीं आता है, रिमिशन में सिंगल एम होता है, REMI SSION। रिमिशन का मतलब कम होना, किसी चीज का धीरे धीरे कम होना। जैसे बाढ़ का पानी हो गया उसका कम होना, किसी चीज का चोट लग गया है तो उसका जो दर्द होता है धीरे धीरे उसमें कमी होना, है ना, उससे बोलते हैं हम रिमिशन, कमी होना धीरे धीरे। बाकी के सारे जो ऑप्शन हैं ये सारे देख लेते हैं। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था। जियोपार्डाइज यानी किसी को खतरे में डालना। पुट समथिंग और समवन इन डेंजर। करप्शन यानी भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में अंडरलाइन वर्ड का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ये स्पेलिंग जो है वो गलत है। ब्रेक, while driving his car he applied brakes in time to save himself and his family from an accident। तो ब्रेक, ये ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, प्लक। ये ब्रेक नहीं है, यहाँ पे BRAKES ब्रेक्स होता है। जो बाइक में, कार में, जो भी व्हीकल में जो ब्रेक होते हैं वो उसका स्पेलिंग होता है BRAKES। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, करेजियस। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, घर बनाने में जो यूज होता है। ब्रेसेज का मतलब होता है सपोर्ट, किसी भी चीज का, जैसे कि किसी का दांत जो है, टिथ जो है, अलाइनमेंट नहीं होता है, यानी एक अच्छा सीक्वेंस में नहीं होता, तो उसके सपोर्ट के लिए दांत पे पिन लगता है, तो उसे आप ब्रेसेज बोल सकते हैं। किसी की गर्दन में मोच आ जाती है तो गर्दन को सीधा करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे आप ब्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थोडोंटिक सपोर्ट, जो भी अगर हड्डी में किसी भी चीज में अगर मोच वगैरह है तो उसके सपोर्ट के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम ब्रेसेज बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको jargon का सिनोनिम बताना है। jargon एक बोलचाल की भाषा होती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, जैसे हम भोजपुरी बोलते हैं, है ना? तो वो हमारा jargon कहलाएगा या स्लैंग कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे आप jargon कहो या स्लैंग कहो। या स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पीपल, पर्टिकुलर प्रोफेशन, उसे हम बोलते हैं स्लैंग यानी बोलचाल की भाषा। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। वर्बोजनेस का मतलब होता है शब्दाडंबर, जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल। अगर ये यहाँ तक है, केवल वर्बोज का मतलब हो तो ये वर्ब हो जाएगा, इसमें नेस लग गया है तो ये नाउन हो गया है। तो यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करना। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेलिटी यानी रूल रेगुलेशन। औपचारिकता, फॉर्मल, जैसे हम ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं और बाकी जगह हम इनफॉर्मल पहनते हैं, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी पहन सकते हैं। तो इससे हम बोलते हैं फॉर्मल, एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, एडहेरेंस टू रूल्स या नॉर्म्स। औपचारिकता एक वर्ड में इसको बोलते हैं। इलोक्वेंस यानी एक परसुएसिव मैनर में या एक अट्रैक्टिव मैनर में जो लिखावट होता है या जो बोलने की कला होती है या लिखने की जो कला है, उसे हम इलोक्वेंस बोलते हैं। सुवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में आपको एरर बताना है। एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हाईलाइट सेंटेंस है। इफ थिंग्स वेयर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पेंडेमिक, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्म्स होगा, न्यू नॉर्म्स। देखिए, पहले ये इफ क्लॉज है और ये आपका मेन क्लॉज है। तो आते हैं तो एक चीज पर डिपेंड करता है दूसरा चीज। जो पहला वाला सेंटेंस होता है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। उसके बाद जो सेंटेंस आता है, जो मेन क्लॉज होता है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू नॉर्मल आफ्टर द पेंडेमिक, अगर पेंडेमिक के बाद चीजें ठीक नहीं होंगी तो मैनकाइंड को नए नियम अपनाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वर्क की जगह आर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ठीक है, इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। लेट मी बाई एन एक्सपेंसिव बैग फॉर माई फ्रेंड। अब देखिए, ये जो दोनों पैसिव वॉइस इस सेट में आया है, दोनों इंपरेटिव सेंटेंस का है और लेट से भी है। तो इसमें लेट का, लेट मी बाई एन एक्सपेंसिव बैग फॉर माई फ्रेंड। देखिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये है आपका एन एक्सपेंसिव बैग। अब इस बैग को कौन खरीद रहा है? मी खरीद रहा है ना? तो मी जो है वो वहाँ पे बाई मी की तरह यूज होगा। तो लेट एन एक्सपेंसिव, अगर लेट से दिया है तो उसका उसका जो पर्सपेसिव है वो लेट से ही बनता है। तो लेट एन एक्सपेंसिव बैग, ठीक है। और उसके बाद ये जो एन एक्सपेंसिव बैग हो गया, अगर लेट से सेंटेंस दिया है और उसका पैसिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद सीधा आपका बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी है बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट या एजेंट, जो भी बोल सकते हैं आप। तो लेट एन एक्सपेंसिव बैग वाज नहीं होगा, है ना? तो लेट एन एक्सपेंसिव बैग बी बाउट बाई मी फॉर माई फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। नहीं, इसमें आपको करेक्ट इडियम चूज करना है। ऑप्शन में ऑलरेडी आपके इडियम दिए गए हैं और आपको इसमें से जो करेक्ट इडियम है वो आपको चूज करना है।
योर कैरियर इज नाउ कंप्लीटली ऑब्सोलीट। कंप्लीटली ऑब्सोलीट का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म, बर्बाद। ऑब्सोलीट का मतलब वो कोई चीज जो अब चलन में नहीं है। जैसे पहले टीचर क्या करते थे, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते थे मोस्टली। अब क्या होता है, अब डिजिटल बोर्ड पे सारे पढ़ा रहे हैं। तो जो धीरे धीरे जो व्हाइट बोर्ड है वो आपका ऑब्सोलीट हो जाएगा, यानी वो प्रचलन से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बताना है कि कौन सा इडियम का मीनिंग होता है कंप्लीटली ऑब्सोलीट, यानी पूरी तरीके से खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मतलब ये होता है पूरी तरीके से खत्म। एज डेड एज ए डोरनेट। डोरनेट का मतलब दरवाजे पे जो कील लगा होता है उसकी तरह पूरी तरीके से डेड यानी खत्म। एज डेड एज ए डोरनेल, कंप्लीटली लाइफलेस और ऑब्सोलीट, पूरी तरीके से खत्म या बर्बाद। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, मूविंग लाइक ए वर्म। वर्म का मतलब होता है कीड़ा, तो कीड़ा काफी धीरे धीरे चलता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूविंग वेरी स्लोली। इसका हो जाएगा टू मूव स्लोली। ठीक है, ऑलरेडी देखिए आपको याद करने के लिए इसमें ट्रिक ये है कि वर्म का मतलब होता है कीड़ा, और जो कीड़े होते हैं काफी धीरे धीरे रेंगते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मूविंग लाइक ए वर्म, यानी टू मूव स्लोली। एज डेड एज ए डोरनेल, यानी कंप्लीटली ऑब्सोलीट, कंप्लीटली लाइफलेस, पूरी तरीके से खत्म। डेड एवन कोई इडियम नहीं होता है। हैंगिंग बाई अ थ्रेड। थ्रेड मतलब एक धागा पे लटका हुआ है, बिल्कुल खतरे में, है ना। टू बी इन ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। टू बी इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन या कंडीशन। एक धागे से कोई चीज लटका हुआ है, क्या पता कब टूट जाए धागा। ठीक है, तो हैंगिंग बाई अ थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा होता है, हैंगिंग का मतलब लटकना होता है। ठीक है, तो एक धागे पे लटका हुआ है तो कभी भी टूट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें आपको अंडरलाइन सेंटेंस का एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी उसका आपको सिनोनिम बताना है। आर्थर हैज सम स्ट्रेंज आइडियाज बट ऑन दिस ओकेजन आई एम इंक्लाइंड टू एग्री विथ। देखिए, इंक्लाइन का मतलब होता है झुका, किसी चीज को करने की इच्छा होना, हाँ, उसको बोलते हैं इंक्लाइन। हैव हैड टेंडेंसी टू डू समथिंग, या इसका सिनोनिम होता है पेंचेंट। आपका यहाँ पे एक पेंचेंट ऑप्शन में नहीं है, पर टेंडेड है। टेंडेंसी, टेंड से ही बना है वर्ड टेंडेंसी, किसी चीज को करने की इच्छा। टेंड का मतलब इंक्लाइनेशन टुवर्ड समथिंग, टू डू समथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। बाकी के सारे ऑप्शन, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हैं आप। डिसएग्रीमेंट हो सकता है इसका सिनोनिम, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, इनकाउंटर, फ्रिक्शन, ये सारे इसका सिनोनिम है कन्फ्लिक्ट के। रिफ्यूज यानी डिनाई, मना कर देना, डिक्लाइन कर देना, रिक्लाइन, ये इसके सिनोनिम है। रिफ्यूज का मतलब किसी चीज को मना कर देना। आपने किसी को किसी चीज के लिए इनवाइट किया और वो आने से मना कर दिया, तो उसको आप बोलते हैं डिक्लाइन, रिक्लाइन, फॉरबिड मना करना, प्रोहिबिट, सबका सेम मीनिंग होता है सारे सिनोनिम। कॉन्स्पायर का मतलब षड्यंत्र होता है, किसी गलत काम को करने के लिए षड्यंत्र रचना। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको पैराजम्बल दिया गया है। पहला सेंटेंस है, वाटर गिव्स इटसेल्फ अवे फॉर आर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेज। जो पानी होता है हमारे खेती और बाकी यूजेज के लिए खुद को बलिदान दे देता है। गिव अवे इटसेल्फ यानी खुद को ही हमें, हमारे लिए वो बलिदान देता है। दिस गिव्स, ट्रीज गिव्स फ्लावर्स
फ्रूट्स एंड वुड्स, जो पेड़ होते हैं हमें फूल, फल और लकड़ियां प्रदान करते हैं। गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, जो देने का जो काम है, जो दान पुण्य जो करते हैं, किसी को कुछ भी देने का जो प्रक्रिया है, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जॉय प्रदान करता है, उसे खुशी महसूस कराता है। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, डी, अनकंडीशनल गिविंग इज ए नेचुरल प्रिंसिपल, यानी बिना किसी कंडीशन के किसी को कुछ देना एक प्राकृतिक सिद्धांत है। एंड इविडेंट एवरीवेयर इन नेचर, और ये हर जगह प्रकृति में विद्यमान है। विच गिव्स अ सॉलिड लिक्विड्स एंड मिनरल्स, जो प्रकृति है हमें क्या देती है, जो चीजें सॉलिड ठोस, द्रव और गैस देती है, हवा, पानी, सब कुछ प्रकृति हमें देती है, उसके बदले में हमसे कुछ नहीं लेती। तो ये जो सारे सेंटेंस है, देखिए ये जो दो है वो सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल कह रहा है कि जो देने की जो क्रिया है, अन्य बिना किसी कंडीशन के, वो एक प्राकृतिक चीज है ना, जो कि हर जगह आपको प्रकृति में देखने को मिलेगा। और ये जो सी कह रहा है कि गिविंग सूथ एन इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, यानी किसी को कुछ देने में लोगों को खुशी मिलती है। और ये जो चीज है, ये दोनों एग्जाम्पल सेट है, ये एग्जाम्पल है, ये ट्री का एग्जाम्पल दे रहा है और ये पानी का एग्जाम्पल दे रहा है। तो जो सेंटेंस है वो आपका या तो सी से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों क्या है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। कि जो पहला ऑप्शन है ए सी डी बी, ए से स्टार्ट होगा नहीं, आपका सी और डी से स्टार्ट होगा, तो डी ऑप्शन में है नहीं, तो ए, ये ऑप्शन नंबर ए और डी आपका रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी और सी की बात करते हैं, तो देखिए सी, बी मतलब ऑप्शन में सी के बाद डी है, उसके बाद ए है, बी है, इसमें क्या है कि सी के बाद बी आ गया है, यानी पहले हमारा डी, बी के बाद नहीं आएगा, डी जो है बी के पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सीक्वेंस को सेट करके देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट का अपोजिट होता है डिफिडेंट। ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी द ब्राइड सीम्स इवन क्वाइटर एंड मोर डिफिडेंट देन यूजुअल, यानी शादी के दौरान जो दुल्हन थी वो बाकी दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही शर्माई हुई और कॉन्फिडेंट नहीं थी, यानी शर्माई हुई थी, डिफिडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही आंसर दे रहा है, शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट का नहीं होना। बोल्ड इन अदर्स कंपनी, दूसरों की कंपनी में खुद को बोल्ड महसूस करना। गिविंग ए फॉल्स और मिसलीडिंग इंप्रेशन, एक झूठा इंप्रेशन देना। साई ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण वो शर्मा रही थी, साई थी, ठीक है। तो डिफिडेंट, ये इसका राइट मीनिंग होगा डिफिडेंट का, ये कॉन्फिडेंट का अपोजिट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको ये जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, व्हाइल ही सा द बियर, इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है, अगर सब्स्टिट्यूशन है तो ठीक है, नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन बताना है। While he saw the bear, he ran to the nearest tree, dropped his gun and climbed to a safer place. तो देखिए यहाँ पे दो चीजें का यूज दिया गया है, एक है वेन का और दूसरा है आपका वाइल्ड का। देखिए तो ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। वेन एक समय पे जब कुछ होता है, और वाइल जो है वो सिमल्टेनियस एक्शन को डिनोट करता है, एक साथ दो काम चल रहा होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और ये सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसी टाइम पे कोई कुछ और काम कर रहा है, तो वहां पे वाइल का यूज होगा। अब जैसे ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, क्रिकेट खेलने गया जब मैं क्रिकेट खेलने गया तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पे गाड़ी पंचर हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे वेन का यूज होता है। पर वाइल है जब उसने यहाँ पे जब उसने बियर को देखा, है ना, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पे वाइल की बजाय यहाँ पे वेन का यूज होगा। वेन ही सा द बियर, जब उसने भालू को देखा तो वो पास के पेड़ के पास दौड़कर चला गया और उसकी गन गिर गई और वो सेफ प्लेस पे चढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, व्हेन ही सॉ द बियर, न कि व्हाइल ही सॉ द बियर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इस पूरे सेंटेंस का।
कैपेबल ऑफ और adapted for turning easily from one to another of various tasks, field of endeavor, etc. and is able to do many things. एक टाइम पे एक से ज्यादा चीजों को कर पाने में सफल होना और एबल टू डू मेनी थिंग्स, वो पर्सन जो एक साथ जरूरत बहुत सारी चीजों को कर पाता हो। जैसे उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? जैसे देखो आप गोविंदा को ले लो, जो गोविंदा एक्टर हैं वो एक्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी भी करते हैं। तो उस व्यक्ति को आप क्या बोल सकते हो? वर्सेटाइल बोलते हैं, बहुमुखी, जो एक से ज्यादा काम कर सकता है। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। इसमें ऑलराउंडर बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रोटीन होता है इसका सिनोनिम। बहुमुखी हिंदी में अगर आप बोले तो टर्नकोट ये है कि वो कोई व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए अपने दल दल को बदल सकता है, अपने पार्टी को छोड़ सकता है, अपना जो कॉज है, जो उसका कोई पॉइंट है, उसे भी छोड़ सकता है, तो उसे हम दल बदलू बोलते हैं। जैसे नीतीश कुमार को ले लो, अब हर बार वो अपना दल बदलते रहते हैं, वो इस चीज के लिए काफी फेमस है नीतीश कुमार। टैलेंटेड, टैलेंटेड यानी जो नेचुरल एबिलिटी होता है किसी चीज को करने की। एक जैसे कि एक व्यक्ति होता है, चलो मान के चलो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप एक बार पढ़ोगे, कोई एक बार पढ़ता है तो उसे याद हो जाता है, किसी को 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ता है, तो जो एक बार में याद कर लेता है उसको हम टैलेंटेड बोल सकते हैं, जो 4-5 बार याद करते उसे एक्सपीरियंस्ड बोल सकते हैं, लर्न बोल सकते हैं, है ना? तो ये है टैलेंटेड का मतलब। नेचुरल, आपके पास एबिलिटी है, स्किल है किसी चीज को करने की, तो आपको टैलेंटेड बोला जाएगा। ठीक है, प्रकृति का अगर पूछे तो। फ्लेक्सिबल यानी लचीला, जो कोई चीज टूटे नहीं, कैपेबल ऑफ बेंडिंग, इजिली आप भी उसे बेंड कर सकते हो। इसका सिनोनिम बहुत बार एसएससी पूछती है, डक्टाइल, है ना? ये अगले क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है। ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है, सर्टेन, फिक्स, इसका एंटोनिम हो जाएगा अनसर्टेन, जो कोई चीज जो फिक्स नहीं हो। देयर आर डैश डेफिनेट वीकनेस इन देयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, उनके सिक्योरिटी अरेंजमेंट में निश्चित रूप से कुछ कमी है, कमजोरी है ना? तो ऑप्शन देखते हैं। मोनोटोनस का मतलब है उबाऊ होता है, सेम प्रकार का काम, जैसे कि हम ऑफिस जाते हैं, अब पढ़ाई करते हैं, डेली एक काम करते हैं, तो वो आपको मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, फिर आपको नींद आने लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं मोनोटोनस यानी उबाऊ, बोरिंग। हेजी का मतलब होता है धुंधला, ब्लर, फॉगी। और वैगू का मतलब होता है धुंधला, क्लियर नहीं। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? हेजी जो है देखने के मामले में, विजुअल, अगर कोई चीज विजुअलिटी क्लियर नहीं है, धुंधला दिखाई दे रहा है, उसे ब्लर बोलेंगे। और वैगू का मतलब होता है अगर किसी चीज का डेटा क्लियर नहीं, कोई इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, कंसाइज नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो आप उसको वैगू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेट का अपोजिट यहाँ पे वैगू, अनसर्टेन। लैक ऑफ क्लैरिटी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सटल का मतलब है बारीक, अंतर, दो चीजों में काफी बारीक अंतर होने से होते हैं सटल, तीक्ष्ण। तो हेजी और हेज दोनों में बारीक अंतर, है ना? सटल, तीक्ष्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सॉरी, तीन
3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट of the adjustment we have to make because we have been used to spending a lot on guests. तो this will be the most होता है, सुपरलेटिव डिग्री में आपका द का यूज होता है, तो दिस विल बी द मोस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ एडजस्टमेंट। 60 नंबर में आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है, यहाँ पे इसके बदले क्या होगा। द फैमिली हैज विजिट मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप व्हेन द मैन वाज वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एजुकेशनल एजेंसी। तो देखिए यहाँ पे अगर हैज है तो विजिट के साथ विजिटेड होगा, है ना। पर देखना है सेंटेंस का कि जो टेंस है किस टेंस में, यहाँ पे वाज वर्किंग है ना। जब मैन यूरोप में काम कर रहा था एक इंटरनेशनल एजुकेशनल एजेंसी के साथ, तो उसकी जो फैमिली थी वो यूरोप के बहुत सारे पार्ट में घूमी। तो वाज है यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस का यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, द फैमिली हैड विजिटेड। क्वेश्चन नंबर 17 में जो सेंटेंस दिया गया है इसमें एक पार्ट अंडरलाइन है, और हालांकि ये इटैलिक में लिखा गया था, पर मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि क्लियर दिखाई दे सके। ठीक है, तो इस अंडरलाइन पार्ट का आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है कि इनमें से कौन सा इडियम है। ये चारों जो ऑप्शन है वो इडियम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इडियम जो इसका परफेक्ट मीनिंग बताता है। माई बिजनेस पार्टनर्स थॉट दैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर cheating, but they will soon realize that I am more powerful than what they expected. जो मेरे बिजनेस पार्टनर है वो सोचते थे कि मैं आसानी से उनके चीटिंग को एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन वो शीघ्र ही महसूस करेंगे, शीघ्र ही उन्हें पता चलेगा कि मैं कितना, जितना वो लोग मुझे समझते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल मैं हूँ। तो जितना चीजों को दिखाई देना उससे कहीं ज्यादा होना, उससे डिफरेंट होना, इसके लिए क्या इडियम होगा। डैमसेल इन डिस्ट्रेस। डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी में होना, चिंता में होना। दे कॉट अ टार्टर टू डील विथ समवन और समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट और चैलेंजिंग। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे लोगों से इनका सामना हुआ जो इन लोगों ने सोचा नहीं। तो डील विथ समवन और समथिंग दैट इज वेरी चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कटिंग अ क्लोथ। कटिंग ए क्लोथ कोई इडियम नहीं है। कट कॉर्नर का मतलब जल्दबाजी में गलती कर बैठना होता है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द योर क्लोथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ होता है, जिसका मतलब होता है उतना ही पाँव पसारिए जितने आपका चादर है। तो अपने रिसोर्सेज को ध्यान में देखकर ही डिसीजन लेना। जो चीज आपके बस की नहीं है उसे नहीं करना। तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ होता है, क्लोथ से रिलेटेड इडियम है वो। कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन, यानी भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस करे पगुराए, यानी ऐसे व्यक्ति को कोई चीज देना जिसकी वो वैल्यू नहीं जानता, यानी बंदर क्या जाने अदरक का सवाल, है ना। तो ऑफरिंग वैल्यूएबल थिंग्स टू समवन हु डज नॉट कंसीडर या हु डज नॉट अप्रिशिएट देम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऐसे व्यक्ति से सामना होना जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, इतना डिफिकल्ट होगा वो चीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो राउडी वर्ड है इसका एंटोनिम बताना है। दिस इज सच ए राउडी क्लासरूम। राउडी का मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। श्याम हो जाएगा, राउडी का नॉइजी हो जाएगा। डिसऑर्डरली, राइटर्स, डिसऑर्डरली। आपको इसका एंटोनिम बताना है। सिनोनिम अगर पूछता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता।
कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। कंप्लायंट का मतलब होता है ओबीडिएंट, ड्यूटीफुल। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। राउडी यानी शोर शराबा करने वाला, हल्ला गुल्ला। ठीक है, राउडी मूवी आपने देखा होगा, राउडी राठौर, है ना। तो बाकी का ऑप्शन थे। चैटरिंग का मतलब बातचीत। ट्विटर बकवास, चिर्प, इसका सीना हो जाएगा। ट्विटर हो गया, पीप हो गया। डिसऑर्डरली, जैसे कि अभी देख, इसका सिनोनिम हो जाएगा नॉइजी, राउडस, अनऑर्गेनाइज्ड, नॉइजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 में आपको बताना है एंटोनिम। फिर से एंटोनिम बताना है प्रोबेबली, यानी संभवतः, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो। तो इसका आंसर, सी विल प्रोबेबली कम टुनाइट फॉर ए पार्टी। तो इस बात की संभावना है कि वो आज रात को पार्टी में आएगी, श्योर नहीं है 100%। प्रोबेबली यानी संभावना है। पॉसिबली, इसका सीनो हो जाएगा पॉसिबली, मे बी, परहैप्स। तो देखते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा परहैप्स, अपरेंटली, पॉसिबली। ऑप्शन नंबर ए, डेफिनेटली, यानी 100% श्योरिटी है, निश्चित है इसमें। अपरेंटली, परहैप्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। पॉसिबली भी सिनोनिम हो जाएगा। अपरेंटली का मतलब होता है जो देख के महसूस होता है, जो देख के पता चलता है। अपेरेंट का मतलब दिखना होता है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस, अपरेंटली यानी बेस्ड ऑन अपीयरेंस, जो देख के महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट आ जाएगा। इसमें आपको सिनोनिम बताना है। अब तक तीन आपके सिनोनिम आ गए और दो एंटोनिम आ गए। तो यहाँ पे देखिए, 25 क्वेश्चन में से 5 आपको सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन हो गए। दो वॉयस हो गए। तो वॉयस हर क्वेश्चन में आता है, और वॉयस इजी होता है बनाना, टाइम आपका काफी सेव होता है वॉयस बनाने में। तो ज्यादा फोकस मतलब वोकैब पे होना चाहिए, कि आपको सारा वोकैब याद हो जाए। तो ज्यादा ज्यादा मोस्ट मतलब ज्यादा मार्क्स आप वोकैब से ला सकते हैं। ठीक है। और बाकी ये जो क्लोज टेस्ट है, पीक्यूआरएस है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि इंग्लिश को आप कितना समझते हैं, है ना। तो कोशिश ज्यादा आप करें कि वोकैब को अच्छे से पढ़ें, वोकैब ज्यादा रिवीजन करें। उससे ज्यादा मार्क्स, जल्दी आपका मार्क्स गेन होने लग जाएगा, ज्यादा मार्क्स जल्दी आने लग जाएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। ग्रामर तो आप रूल पढ़ लेंगे, फिर वो आपका हो जाता है। पर यह है कि भूल जाते हैं तो रिवाइज करना पड़ता है बार बार आपको। तो सिनोनिम बताने, फियर्स का, फियर्स मतलब खतरनाक, एग्रेसिव, लड़ाकू। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फियर्स का मतलब है गुस्सैल, खतरनाक। इसका हम सिनोनिम बता देते हैं आपको। एग्रेसिव का हो जाएगा हॉरिफिक, डरावना, ऑफुल, हॉरिबल, हॉरिड। फैनेटिक यानी कट्टर। फियर का सिनोनिम हो जाएगा जेंटलमैन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेंटल, शांत, काम हो जाएगा। काइंड हो जाएगा, दयालु। फेनेटिक यानी कट्टर होता है किसी एक चीज के प्रति, किसी भी चीज, जो भी कॉज वो मानता है, जो भी उसकी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके प्रति एकदम कट्टर, उस चीज को वो कभी छोड़ नहीं सकता, तो उसे फेनेटिक बोलते हैं। फ्रॉड यानी धोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पढ़ेंगे इस क्लोज टेस्ट को। तो आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इस पूरे क्लोज टेस्ट को बिना कोई ऑप्शन फिल किए हुए इसको आपको पढ़ना है।
है ना। आई वेंट ऑन डैश ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू, बट आई रोट 2 or 3 novels without feeling that I had made dash progress। करके आई वेंट ऑन, मैं करता चला गया, आई वेंट ऑन ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ टू, किसी चीज को खोज में करता चला गया, बट मैंने किसी तरीके से 2 या 3 नोवेल लिख दिए बिना इस चीज को महसूस किए, विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड डैश प्रोग्रेस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो कह रहा है 21 में, स्टेडली, प्लेफुली, एम्बिग्यूअसली, प्लॉजिबली। तो स्टेडली का मतलब है निरंतर, तो मैं निरंतर प्रयास करता चला गया कि किस तरीके से नोवेल लिखते हैं, और मैंने यूं ही 2-3 नोवेल लिख दिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है स्टेडली यानी निरंतर, लगातार, कंटिन्यूअस, प्लेफुली यानी मजाक मजाक में, एम्बिग्यूअसली मतलब स्पष्ट रूप से नहीं, प्लॉजिबल, प्लॉजिबली का मतलब रीजनेबल, तार्किक ढंग से। तो ये तो बस यूं ही लिखता चला गया निरंतर, ट्राइंग टू फाउंड आउट कि किस तरीके से नोवेल को लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है 22 नंबर, तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे। 22 नंबर, आई हैड मेड डैश प्रोग्रेस, बिना इस चीज को महसूस किए हुए, विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड मच प्रोग्रेस, बेयरली, नो सूनर का तो कोई सेंस नहीं बनता, बेयरली भी नहीं होगा, सो और मच। आई हैड मेक मच प्रोग्रेस यानी मैंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया, इस चीज को फील किए बिना मैंने 2-3 नोवेल लिख डाले। आगे कह रहा है, इट वॉज नॉट अंटिल आई रोट इथान फ्रॉम दैट आई सडनली फेल्ट दैट आर्टिसंस फुल डैश ऑफ इम्प्लीमेंट्स। यह तब तक नहीं था जब तक मैंने इथान फ्रॉम नहीं लिखा था, तब अचानक मैंने महसूस किया दैट आर्टिसन जो होते हैं, जो कलाकार होते हैं या जो कलाकारी होती है, फुल ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स, ये क्या होता है, राइटर होता है, उसका एक्सपेरिमेंट होता है, उसकी जो सोच होती है उसका ही वो अपने इस्तेमाल करता है। जो नोवेल वगैरह जो भी बुक लिखते हैं वो अपने सोच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फुल आर्टिसंस फुल डैश ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स, ऑप्शन नंबर हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर जो फिलर है इसमें कह रहे हैं डिसेंट, स्टेबिलिटी, रिजिडिटी, कंट्रोल, इथान फ्रॉम, एक इसका एक नोवेल की जिक्र कर रहा है, दैट आई सडनली फेल्ट दैट आर्टिसंस फुल कंट्रोल ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स, आर्टिसन का यानी कलाकार का फुल कंट्रोल, उसके जो प्रयोगात्मक चीजें हैं उस पे उसका फुल कंट्रोल होना चाहिए। फुल कंट्रोल को वहां पे जाके मैं समझा। डिसेंट, डिसेंट को देखिए, कंसेंट का मतलब है सहमति, डिसेंट का मतलब असहमति, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, रिजिडिटी यानी कठोरता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, तो आगे और पढ़ते हैं। When Ethan from first appeared, I was dash criticized by the reviewers for what was considered the clumsy structure of the tale. Tale यानी कहानी, स्टोरी। When जब इथान फ्रॉम फर्स्ट अपीयर, जब पहली बार इथान फ्रॉम पब्लिश्ड हुआ, आई वॉज डैश क्रिटिसाइज्ड बाय द रिव्यूअर्स, रिव्यूअर ने मेरा काफी आलोचना किया। फॉर व्हाट वाज कंसीडर्ड, ये दैट क्लमसी स्ट्रक्चर ऑफ द टेल, तो उन लोग का ये मानना है कि जो मेरा कहानी का जो स्ट्रक्चर है वो बेढंगा है, बेतुका है ना। तो 24 के हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या है, सेलेक्टिवली, सिवियरली, इंटेलिजिबली, लेजिबली, यानी कोई किसी का आलोचना करता है तो यहाँ पे सिवियरली, कठोरता पूर्वक, सिवियरली यानी कठोरता से, निर्मम तरीके से काफी मेरा आलोचना हुआ। सेलेक्टिवली यानी चूजी, चीजों को चूज कर करके। इंटेलिजिबली यानी बुद्धिमानी से। लेजिबली यानी, लेजिबली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, क्लियरली। इंटेलिजिबली मतलब बुद्धिमानी से।
सिवियरली होगा यहाँ पे, कठोरता पूर्वक मेरी आलोचना की, यही ज्यादा सबसे सूट कर रहा है इसमें ऑप्शन। आई हैड पॉन्डर्ड लॉन्ग ऑन दिस स्ट्रक्चर, मैंने काफी लंबे समय तक इसके स्ट्रक्चर पर विचार किया, सोचा उसके बारे में। फेल्ट its peculiar difficulties and possible awkwardness, but could think of no dash which would serve as well in the given case. And though I am far from thinking Ethan Frome is my best novel, and I am bored and even exasperated when I am told that it is, I am still sure that its structure is not its weak point. आगे बढ़ते हैं। आई हैड पॉन्डर्ड लॉन्ग ऑन दिस स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर पर मैं काफी लंबे समय तक विचार किया, सोचा उसके बारे में। हैड फेल्ड, और ये महसूस किया। इट्स पेकुलियर डिफिकल्टी, इसके खास, इसके जो पेकुलियर माने किसी वस्तु विशेष होता है, तो इसका पर्टिकुलर जो डिफिकल्टी थी, कठिनाई थी, एंड पॉसिबल ऑकवर्डनेस, यानी इसकी संभवतः क्या क्या बेतुकापन, ऑकवर्डनेस मतलब बेतुका, बेढंगा दिखाई देना, इसकी संभावनाएं क्या है। बट कुड नॉट थिंक ऑफ, नो, लेकिन बट कुड थिंक ऑफ नो डैश, लेकिन मैं एक भी मतलब उसमें ऑकवर्डनेस या डिफिकल्टीज नहीं ढूंढ पाया, यहाँ पे ये कहना चाहिए। बट कुड थिंक ऑफ नो डैश, 25वां नंबर क्या है, नो अल्टरनेटिव एडल्ट्रेशन एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन यानी डिक्री होता है, यानी न्यायिक निर्णय होता है। एडल्ट्रेशन यानी मिलावट, अल्टरनेट यानी बदलना, चेंज करना, अल्टरनेटिव यानी विकल्प। करे मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर भी मैंने एक विकल्प नहीं सोच पाया। कुड नॉट थिंक ऑफ, कुड थिंक ऑफ नो अल्टरनेटिव, यानी मैंने जो चीज लिखा है उसके बदले में कुछ और नहीं लिखा जा सकता है ना। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विच वुड सर्व एज वेल इन द गिवन सेंटेंस, मैंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा मुझे जो इस सेंटेंस के बदले में आ सके, उसे बेटर सर्व कर सके या उसे बेटर बना सके। एंड दो आई एम फार फ्रॉम थिंकिंग इथान फ्रॉम इज माई बेस्ट नॉवेल, फिर भी हालांकि मैं इस चीज को कभी नहीं सोच पाया कि मेरा जो इथान फ्रॉम है उस मेरा बेस्ट नोवेल है। एंड आई एम बोर्ड एंड इवन एक्सपेक्टेड व्हेन आई एम टोल्ड दैट इट इज, और मैं काफी बोर हो गया और ऊब गया, इस चीज से थक गया जब लोगों ने मुझे ये बात कहा। ठीक है कि ये जो आपका नोवेल है इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, फलना ढिमकाना। आई एम स्टिल श्योर, अभी भी मैं श्योर हूँ कि इसका स्ट्रक्चर जो है इसका वीक पॉइंट नहीं है, इसकी कमजोरी नहीं है। यानी लोगों ने आलोचना, देखिए यहाँ पे एक राइटर है, जो एक आदमी है जो नॉर्मली ट्राई करता है कि नोवेल नोवेल जो है वो कैसे लिखते हैं, तो वो स्टेडली अपना नोवेल लिखना शुरू कर देता है। 2-3 नोवेल लिख डालता है, उसे फील भी नहीं होता कि मैंने इतना इस चीज में प्रोग्रेस कर लिया। फिर एक बार ऐसा होता है कि वो एक इथान फ्रॉम नाम का नोवेल लिखता है, तो लोग जो है उसकी काफी आलोचना करते हैं कि भाई जो तुम्हारा नोवेल है इसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। तो बेचारा अपना देखता है नोवेल के बारे में, उसको रिव्यू करता है कि कहाँ गलत है, लेकिन फिर भी इसे कोई ऑप्शन दिखता नहीं है कि हाँ इस जगह पे ये गलत है और इसकी जगह ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी भी श्योर है कि मेरा जो नोवेल में है कहीं गलती नहीं है। ठीक है, इस पूरे क्लोज का मतलब ये है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे या आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।